हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में मैंने आपको केस लॉस बताए थे और केस लॉ नंबर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम द केस लॉ नंबर 8 एंड द स्टार्टिंग ऑफ दिस केस लॉ from the chapter of PGBP, profit and gains of business or profession. तो profit and gains from business or profession, it's a very very important chapter. जब करते हैं उस समय भी दिक्कत करता है और आज जब हम इसका सॉल्यूशन मीन्स जब केस लॉस करेंगे तो बट ऑब्वियस है कुछ नई चीज़ें निकल करके आएंगी जो आपको भी समझनी पड़ेंगी. स्टार्ट करते हैं कैसे केस लॉ से जो 2020 में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से आया है. वो केस लॉ है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वर्सेस CIT. क्या कहता है ये केस लॉ, इसकी बात मैं कर रहा हूं. क्या कहता है ये केस लॉ कि अगर मैं कहानी समझा देता हूं डायरेक्ट कि ये केस लॉ ये कहता है कि अगर किसी जगह मैंने कोई बिजनेस एक्सपेंडिचर किया, अच्छा तो क्या उसका डिडक्शन मुझे मिलेगा एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. हाँ सर, दिक्कत क्या है. नहीं, प्रॉब्लम क्या है, आपको तो एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा. लेकिन एक बात बताओ, ये जो पैसा मेरी जेब में था ना जिससे मैंने बिजनेस एक्सपेंडिचर किया वो किसी एसेट को बेचने से मिला था. भाई साहब, पैसा कहाँ से आया था, मैंने किसी एसेट को बेचा था. पैसा आया, जेब में रखा, किसी ने कहा सर भाड़ा चाहिए, मैंने वो भाड़ा निकाल करके दे दिया. नाउ टेल मी क्लियरली वेदर दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैन बी क्लेम्ड बाय मी. क्या हमसे ये नहीं कहा जा सकता सोर्स ऑफ फंड आपका कैपिटल नेचर का था, कैपिटल रिसीट था और एग्जेम्प्टेड इनकम थी, या कुछ ऐसा जो नॉर्मल बिजनेस इनकम नहीं थी उससे आपने बिजनेस एक्सपेंडिचर किया. तो कहा गया ना, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं और अगर बिजनेस के लिए करते हैं और वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है दैट शैल बी अलाउड एट ऑल. उस समय ये नहीं कहा जाएगा आप अपने सोर्स ऑफ फंड्स को बताइए कि ये पैसा एक्सपेंडिचर का आया कहाँ से. बहुत ही टेक्निकलिटी हो जाएगी, बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट हो जाएंगी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी, हर चीज़ पर प्रूफ करने की जरूरत पड़ जाएगी और डिपार्टमेंट का हाथ खुल जाएगा. और जरूरत भी नहीं है उस वहाँ तक जाने की, वहाँ तक सोचने की जरूरत क्या है. तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई एक्सपेंडिचर करते हैं बिजनेस एक्सपेंडिचर, इट डजंट मीन एट ऑल दैट फ्रॉम वेयर. हाँ, लीगल फंड होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरा, डाइवर्जन फंड नहीं होना चाहिए. एप्लीकेशन ऑफ फंड तो अलाउड है, आपने कोई पैसा लिया, लीगल इनकम थी और उसका एप्लीकेशन किया, डाइवर्जन नहीं होना चाहिए. क्लियर है, पक्की बात है. हाँ, तो यहां पर यही कह रहा है कि ये आपसे सोर्स ऑफ फंड नहीं पूछ सकता. दैट्स इट, डन डना डन डन. नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का केस था. नेक्स्ट केस लॉ की बात करते हैं, ICDS लिमिटेड वर्सेस CIT. ये 2013 का डिसीजन है. इसमें क्या था, जरा मैं एक कहानी आपको बता देता हूँ. इसमें यह था कि ये लेसर था और बट ऑब्वियस है दूसरे साइड में आपके लेसी रहेगा. लेसर के पास एसेट थी, उसने एसेट परचेज की, ये इसका रियल ओनर है, इसने इस एसेट को लीज पर दे दिया. किसको दे दिया, लेसी को दे दिया. और लेसी से इसके यहां क्या आने लगा, लीज रेंट आने लगा. नाउ एक्चुअल यूजर कौन है एसेट का, एक्चुअल यूजर तो आपका लेसी है, लेकिन ओनर कौन है, ये है. तो डेप्रिसिएशन की डिमांड ये कर रहा था. मामला फंस गया 2013 में, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा. उसमें ये था कि भाई डेप्रिसिएशन लेजर अवेल कर रहा है, अनडाउटली ही इज द ओनर, बट एक्चुअल यूजर ही इज नॉट द एक्चुअल यूजर. एक्चुअल यूजर इज लेजी. नाउ द डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय द लेजी बिकॉज ही इज नॉट द ओनर. And on the other side, owner can claim the amount of depreciation because he is not the user of the asset. अब दोनों तरफ से पंगा फंस गया. तो कोर्ट ने कहा भाई क्या बोला गया, लॉ क्या बोलता है, ओनर होना चाहिए. हाँ, ओनर होना चाहिए. क्या यहाँ सिद्ध हो जा रहा है, प्रूफ हो जा रहा है कि ओनर कौन है, लेसर है. कैसे प्रूफ हो रहा है सर, नहीं प्रूफ हो पा रहा क्योंकि एसेट जो रजिस्टर्ड है डायरेक्टली रजिस्टर करवाई गई है लेसी के नाम से, लेकिन एग्रीमेंट तो होगा. हाँ, तो अगर आपके पास एग्रीमेंट है और उससे ये प्रूफ हो जा रहा है कि लेजर ओनर है और उसको इंस्पेक्शन का पूरा पावर दिया गया है और लेसी उसको समय समय पर लीज रेंट देता रहेगा और डिफॉल्ट के केस में लेसर के पास पावर है कि उस एसेट को पजेस्ट कर सके, रीपजेस्ट कर सके,
तो अगर ये सारे पॉसिबल पॉइंट हैं एग्रीमेंट में, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम टू अलाउ द डेप्रिसिएशन टू द लीजर? यस, लीजर शेल क्लेम द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट्स इट। और ये पूरा का पूरा कहानी यही दिया हुआ है। मैं कुछ नहीं करने जा रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। पॉइंट नंबर 10, जरा देखें ये कौन सा केस लॉ है। शासन केमिकल्स एंड ड्रग्स लिमिटेड वर्सेस सीआईटी 2016 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। अच्छा, इसमें हम लोगों ने एक चीज़ देखी है कि जब हम लोग बोनस का पेमेंट करते हैं, बोनस टू एम्प्लॉय, तो कहा गया यस बोनस टू एम्प्लॉयज एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर अलाउ होता है, और कंपनी, एक कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज को दे रही है बोनस, ठीक है सर। लेकिन कंपनी ने क्या किया, एक बीच में दीवार खड़ी कर दी और इसको नाम दे दिया ट्रस्ट। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली मेकिंग द पेमेंट ऑफ बोनस टू द एम्प्लॉयज, द कंपनी मेड द पेमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू द ट्रस्ट एंड आफ्टर दैट ट्रस्ट इज मेकिंग द पेमेंट ऑफ बोनस टू द एम्प्लॉयज, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रह सके काम में और इसकी जिम्मेदारी किसी को दी जा सके बोनस के रिलेटेड। छोटी मोटी कंपनी तो होगी नहीं। अब हुआ क्या कि केस फंसा। ऐसा नहीं, ट्रस्ट ने इसका ड्यू डेट के अंदर पेमेंट कर दिया, जो उसकी डेट्स हैं उसके अंतर्गत उसको पेमेंट कर दिया, दैट्स इट। नाउ द कंपनी वांट टू क्लेम दैट। डिपार्टमेंट कहता है कैसे क्लेम करेगा, कंपनी ने तो पेमेंट ही नहीं किया, और कंपनी ने पेमेंट किया है तो डायरेक्ट नहीं करके इनडायरेक्ट पेमेंट किया, हम नहीं अलाउ करेंगे। कोर्ट ने कहा भाई साहब उसने ट्रांसपेरेंसी के लिए ये काम किया है और ये जेन्युइन वर्क है, उसने कोई गलत काम नहीं किया, उसने एक ट्रस्ट बनाया, बोनस का पेमेंट वहां डाल दिया ताकि उसका डाइवर्जन ना हो पाए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फंड बनाते हैं अलग अलग, दैट इज इन द सेम वे अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की जा रही है, तो ट्रस्ट बनाना कोई गलत बात नहीं है, अलाउ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ कह सकते हैं केस लॉ नंबर 11 क्या कहता है। बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड 2017 सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। अब ये एक नई कहानी आ गई, यहाँ मुझे नोट्स भी आपको देना पड़ा। चलिए लॉ से उठा करके ये नोट्स मैंने आपको दिया है समझने के लिए। कहता क्या है जरा इसके बारे में बात करते हैं। हम लोग को अच्छी तरह मालूम है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर होते हैं। हाँ सर मालूम है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स होते हैं। मैंने जब पढ़ाया था ये सेक्शन 35D में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल ठीक है सर पढ़ाया जाता है ये, और इसको दो पार्ट में तोड़ दिया जाता है। पहला, अगर आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और दूसरा या तो कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑलरेडी है, वो कोई न्यू यूनिट या एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस कुछ ऐसा है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस फलाने दिमाग का कुछ भी है, तो दोनों लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हैं। यहां पर सिस्टम बताया गया था कि अगर कंपनी का केस होगा तो 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड या 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। याद आया? अच्छा, जब ये कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड यूज किया गया था तो कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड यूज करते समय बोला गया था इश्यूड शेयर्स, इश्यूड शेयर कैपिटल, ये वर्ड यूज किया गया था। तो क्या इश्यूड शेयर कैपिटल यूज करते समय, क्या इश्यूड शेयर कैपिटल वर्ड यूज करते समय इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा लिया गया था क्या वो भी इसमें शामिल है या वो इसमें शामिल नहीं है? अरे 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 मैंने क्या बोला? क्या इस इश्यूड शेयर कैपिटल में सिक्योरिटी प्रीमियम भी शामिल है या नहीं है? आप कहेंगे है, मैं कहूँगा नहीं है, और बिल्कुल ठीक है। जरा देखिए तो कैसे।
एग्रीगेट, जरा देखें कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है। अब मैं पूरी डिटेल में नहीं बता रहा कि 5% कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, एक्चुअल अमाउंट क्या होता है, 5 साल क्या होता है, 35D में क्या क्या दिया है। आई एम नॉट गोइंग टू डील दैट सेक्शन। तो फिर नहीं तो 1 घंटा लग जाएगा एक चीज़ को पढ़ाते पढ़ाते। आगे बढ़ते हैं। इन अ केस रेफर्ड फलाना एंड ढिमाका यानी कि न्यू, और ये एग्जिस्टिंग, क्लॉज नंबर 2, ठीक है ना। ये 1 जो है वो न्यू के लिए है, जो 2 है वो आपके एग्जिस्टिंग के लिए। चलिए, इससे मतलब है इश्यूड शेयर कैपिटल, डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो इश्यूड शेयर कैपिटल डज नॉट इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम, ये मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन केस लॉ भी बताया, केस लॉ के थ्रू आ गया। यहाँ पर भी सेम है, इश्यूड शेयर कैपिटल। तो दोनों में इश्यूड शेयर कैपिटल है। और क्यों ऐसा बोला गया कि नहीं शामिल है, वो इसलिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट द पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज कॉल्ड सेपरेटली, मीन्स सेपरेटली, दैट इज कॉल्ड along with the amount of the share capital, but that is not the form part of the capital, because it is the account of the security premium maintained separately and there are some uses of that, उसका हम कुछ यूज कर सकते हैं। ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं सिक्योरिटी प्रीमियम पर। और कंपनी लॉ भी इस चीज को बोलता है कि भैया उसका एक अलग सेपरेट अकाउंट बनाओ, इसको आप शेयर कैपिटल के अमाउंट के साथ जोड़ करके आप बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, कंपनीज एक्ट के हिसाब से और बैलेंस शीट के हिसाब से भी। तो भैया इशूड शेयर कैपिटल में नहीं शामिल होगा। 35D का इश्यूड शेयर कैपिटल कैलकुलेट करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम को उसमें शामिल नहीं करेंगे। चलिए केस नंबर 12 की बात करते हैं। पालम गैस सर्विस वर्सेस CIT। ये भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 2017 का। क्या कहता है? सेक्शन 40A, स्मॉल ए, छोटा आदमी छोटी बात करेगा, छोटा आदमी छोटी बात करेगा, ये मैंने बताया था। और छोटा आदमी जब छोटी बात करता है, वो कहानी बताई थी मैंने उस समय, याद आया होगा अगर आपने पढ़ा होगा PGBP, तो उसमें मैंने कहा था कि सारा का सारा डिसअलाउ होता है, सोचता नहीं है, ये छोटी बात करता है। अब कैपिटल ए होता तो थोड़ा बड़प्पन दिखाता, लेकिन छोटा ए है, छोटी बात करेगा। अट्रैक्टेड व्हेन अमाउंट इज नॉट पेबल टू अ सब कॉन्ट्रैक्ट बट हैज एक्चुअली पेड। क्या TDS के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? अब यहाँ TDS तो नहीं लिखा है, लेकिन ये सेक्शन जब आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ समझ में आएगा कि हुआ क्या कि ये एक कॉन्ट्रैक्टर है, इसने सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना है, ठीक है सर, ये 194C में चला जाएगा, ठीक है ना। ये TDS का सेक्शन है, 194C वहाँ चला जाएगा। अच्छा, 194C के हिसाब से इसको जब भी कोई सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देना होगा तो TDS डिडक्ट करेगा 194C। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई अमाउंट यहां से यहां पेबल है और पेड किया गया, तब तो ठीक है, ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 40 कहता है कि जब भी आप कोई पेमेंट करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को या TDS का, जब भी आप कोई ऐसा अमाउंट पे करेंगे जिस पर टैक्स डिडक्ट होना चाहिए था, उसको आप जब पे कर रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ द मेकिंग ऑफ द पेमेंट या एट द टाइम ऑफ मेकिंग द क्रेडिट इन द अकाउंट ऑफ द पे, यू आर नीडेड टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स। ये बोला गया 194C में। अब यहां किस्सा क्या आ गया? ये किस्सा यहां नहीं है, यहां किस्सा ये है पेड हो गया अमाउंट, लेकिन पेबल था ही नहीं। ओके, पेबल नहीं था, पेड हो गया डायरेक्ट। भाई मुझे पैसा देना नहीं था लेकिन दे दिया, होता है ना, दे दिया। अब चाहे किसी भी नाम से दिया हो, कैसे भी दिया हो, कॉन्ट्रैक्टर को दिया, कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टी को दिया, सॉरी मेन कॉन्ट्रैक्टर ने सब कॉन्ट्रैक्टर को दिया। तो अब इस पर क्या हुआ? बवाल ये हो गया, क्या ये अमाउंट जो पेड हुआ है, एवन दो इट वाज नॉट पेबल, वेदर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 40 शैल बी फुलफिल्ड, क्या वहां पर टैक्स डिडक्ट होना चाहिए? जब हम डायरेक्ट फिर जाते हैं 194C, वो कहता है हाँ, जब आप किसी सब कॉन्ट्रैक्टर का अकाउंट को पेमेंट करेंगे या वो अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय यूजिंग एनी नेम और द एट द टाइम ऑफ द मेकिंग द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से होगा उस पर आपको टैक्स डिडक्ट करना है। तो यहाँ पर डिडक्ट करना है तो करना है। आगे चलो भाई, काहे को कहानी बता रहे हो इतना सर। चलिए, BSES यमुना पावर का केस है 2013 का, 2013 का, 2011 का, 3 केस लो। अच्छा अच्छी बात क्या है इसमें कि व्हाट इज द एलिजिबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रेस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर एसेसरी पेरिफेरल्स एंड UPS फलाना एंड ढिमाका।
क्या ईपीए बीएक्स एंड मोबाइल फ़ोन को भी कंप्यूटर माना जा सकता है? चलिए एक बात बताओ, मेरे पास ये कंप्यूटर है, हाँ सर है, ये इसका कीबोर्ड है, मैंने अलग से खरीदा, ये इसका माउस है, और ये इसकी एचडी केबल है, जो भी हो चलो, ये स्कैनर है, ये प्रिंटर है, ठीक, ये कंप्यूटर के ही पार्ट होते हैं। क्या स्कैनर बिना कंप्यूटर के सपोर्ट के चल जाएगा? कोई मतलब नहीं है। प्रिंटर क्या कंप्यूटर के बिना चल जाएगा? कोई मतलब नहीं है। एचडी केबल, माउस, कीबोर्ड जो उसके सपोर्टिंग है भैया, बिना कंप्यूटर के वो चल ही नहीं सकता। यानी वो एक पूरा सेट बनाता है, भले ही आप अलग अलग बाय करते हो, बट क्रिएट्स अ कंप्लीट सेट ऑफ कंप्यूटर। दैट्स वाई द 40% डेप्रिसिएशन शैल अप्लाई ऑन दैट। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईपीए बीएक्स मोबाइल, अरे भैया ये सेपरेट होते हैं। यू कांट से दैट दीज आर द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, दे कैन बी यूज विदाउट द यूज ऑफ द कंप्यूटर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर वहाँ पर हायर रेट नहीं लगेगा, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। आज का लास्ट केस, एक सेशन और चलेगा, उसमें हम लोग का पूरा पीजीबीपी के सारे जितने भी केस नंबर 22 तक हैं, 7 केस लॉ, 6 7 8 2 8 केस लॉ और बचेंगे, नेक्स्ट सेशन में चल जाएंगे। आईटीसी होटल्स का एक केस है। वुड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इश्यू एंड कलेक्शन ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर? हमने क्या किया कि कन्वर्टेबल डिवेंचर को इशू किया, मैंने कन्वर्टेबल डिवेंचर को इशू किया, तो क्या इशू करते समय जो हम खर्च करेंगे वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है? और इसी तरह जब हम डिवेंचर्स को रिडीम करेंगे, कन्वर्ट करेंगे शेयर्स में, तो क्या उस समय जो खर्च करेंगे एक्सपेंडिचर इनकर्ड होंगे, दोज एक्सपेंडिचर वुड बी द रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर? In all these cases, this is the revenue nature expenditure and not the capital nature expenditure. ऐसे ये बताने की जरूरत तो नहीं थी, कर्नाटका का था, कोई कहता है इन सब चीज़ों में ये सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सोचने वाली बात ही नहीं है। इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट सेशन में आएंगे, केस लॉ नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे, 22 तक हैं, सारे के सारे पीजीबीपी के केस लॉस खत्म करेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जितना भी बताया वो सारे के सारे समझ में आ गए। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।